हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिनों पहले दृष्टि संस्थान की ओर से रिकैप 2023 की एक श्रृंखला चलाई गई थी, जिसमें विभिन्न सेगमेंटों पर वर्ष 2023 में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण थी, तो उसका एक रिकैप हम लोगों ने चलाया था। अब उसी रिकैप के आधार पर आज हम एक रीकैप क्विज की श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत, विभिन्न सब्जेक्टों के अंतर्गत उसी रीकैप श्रृंखला के आधार पर आधारित एपिसोडों के आधार पर कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ का उत्तर आप सभी को यहां पर दिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जिसका उत्तर आप सभी को देना होगा। तो आइए आज की इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और आज के इस एपिसोड में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑसिफिकेशन टेस्ट, अक्लदाढ़, एपिजेनेटिक क्लॉक तकनीक, रेडियोग्राफिक तकनीकी उपर्युक्त में से कितनी आयु निर्धारण तकनीकी हेतु प्रयोग की जा सकती है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चार? तो वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल पहले कठुआ में जो एक सामूहिक बलात्कार की घटना घटी थी, उसके दोषियों को जब न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, तो उसमें एक ऐसा भी व्यक्ति था, अपराधी था, जिसकी आयु को लेकर के काफी कशमकश थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि जो भी एक अपराधी था, जहां पर उसकी आयु इस तरह से प्रदर्शित की गई थी कि वह मेजर नहीं है बल्कि वह एक नाबालिग है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो भी विभिन्न प्रकार की तकनीकें हैं आयु निर्धारण की, वो एक बार सुर्खियों में थी कि किस तकनीक के माध्यम से किसी व्यक्ति की आयु का निर्धारण सटीकता पूर्वक लगाया जा सकता है। तो इसमें कुछ ऐसी तकनीकें थी जो आयु निर्धारण से संबंधित थी। उसमें देखें तो ऑसिफिकेशन टेस्ट, अक्लदाढ़, एपिजेनेटिक क्लॉक तकनीक और रेडियोग्राफिक तकनीक, ये चारों जो तकनीकें हैं ये आयु निर्धारण से संबंधित है। ऑसिफिकेशन टेस्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के, किसी भी मनुष्य की बात करें तो उसमें जो हड्डियों के डेवलपमेंट यानी विकास की जो प्रोसेस होती है, साथ ही साथ हड्डियों के खराब होने की, या कह ले कि जो हड्डियों के डीके होने की एक प्रोसेस है, उसके आधार पर उस व्यक्ति की, उस मनुष्य की आयु का निर्धारण किया जाता है। अक्लदाढ़ की अगर बात करें तो किसी भी मनुष्य में, किसी भी वयस्क में अक्लदाढ़ उपस्थित है, अनुपस्थित है या विकसित हो रहा है, किस स्टेज पर है, इसके आधार पर उसके आयु का निर्धारण किया जाता है। वहीं एपिजेनेटिक क्लॉक तकनीक की अंतर्गत बात करें तो मनुष्य में जो अनुवांशिक मटेरियल है डीएनए, तो डीएनए पर जो भी मिथिलाइजेशन यानी कि मिथिलीकरण कि जो स्तर है उसको माप करके आयु का निर्धारण किया जाता है। रेडियोग्राफिक तकनीक के अंतर्गत बात करें तो इसमें एक्सरे और सिटी स्कैन के आधार पर जो भी व्यक्ति है उसके आयु का निर्धारण किया जाता है। साथ ही साथ उसमें कोई ऐसी व्याधि है, कोई ऐसी बीमारी है जिसके लक्षणों का पता लगाना है, तो इस तकनीक के माध्यम से उनका भी पता लगाया जाता है। तो ये चारों तकनीकें हैं, ये आयु निर्धारण तकनीक हेतु प्रयोग में लाई जाती है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये किसी डेटा के प्रतिरूपण एवं नवीन सामग्री उत्पन्न करने में सहायक है। उत्तरदायित्व और गोपनीयता इसके अनुप्रयोग के सकारात्मक पक्ष है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है, ये कूटों का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर बताना है। तो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंतर्गत एक अत्याधुनिक तकनीक है, जिसके अंतर्गत किसी भी डेटा के अनुसार, यानी कि जो भी हम इनपुट देते हैं, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में हो, वीडियो फॉर्म में हो या किसी अन्य फॉर्म में हो, पिक्चर के फॉर्म में हो, तो एक नई सामग्री यह जनरेट कर देती है, उत्पन्न कर देती है, जो कि बिल्कुल प्रतिरूप होती है, प्रतिरूपण होता है। हालांकि इस तकनीक का बहुत ही ज्यादा लाभ भी है, लेकिन इसके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट्स भी है। इसमें गोपनीयता यानी कि जो हम डेटा दे रहे हैं वह किसी व्यक्ति का हो सकता है, उसकी कुछ गोपनीयता संबंधी डेटा हो सकते हैं, तो उनके लीक हो जाने की संभावना बनी रहती है। और जो हम डेटा दे रहे हैं वो कितना सटीक है, इसके और जो डेटा दिया गया है उसके आधार पर जो नई सामग्री उत्पन्न हो रही है वह किस तरह से हमारे लिए लाभदायक है, और यदि वह हमारे लिए लाभदायक ना होकर के बल्कि हानिकारक है, तो उसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर जाएगा कि वह जो गलत डेटा डाला गया किसके द्वारा डाला गया और डेटा गलत किस तरह से डाला गया, इसका उत्तरदायित्व हम कैसे तय करेंगे। ये इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी है। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा वाला कथन है
यह गलत हो जाता है, जबकि बिल्कुल सही है पहला वाला कथन। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे जेट ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, यह खाद्य तेल एवं अन्य उच्च तेल युक्त बीजों से प्राप्त किया जा सकता है, इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है या सही है, आपको यह बताना है। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की अगर बात करें तो यहां पर देखिए एविएशन शब्द लगा है। एविएशन किससे संबंधित है? उड्डयन से संबंधित है। यानी कि इस फ्यूल की अगर हम बात करें तो इसे जेट ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? जो हमारे पारंपरिक ईंधन है उनके साथ इसको मिक्स करके जेट विमानों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो इसको बनाया जाता है या जो उसके उत्पादन में जो तकनीकें हैं वो आज के टाइम की अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा विकसित तकनीकों का उपयोग करके खाद्य तेल एवं अन्य तेल युक्त बीजों से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से हम देखें तो करंजा का प्रयोग किया जाता है, शैवाल तेल से इनको प्राप्त किया जा सकता है, जेट्रोफा से इनको प्राप्त किया जा सकता है। तो दोनों कथन सही है। अब यहां पर सल्फर की मात्रा न्यून होती है यानी कम होती है, तो यह भी बिल्कुल सही है। सल्फर की मात्रा न्यून होने से जो वायु प्रदूषण है उसमें कमी आती है, यानी कि एयर क्वालिटी को ये इनहेंस्ड करता है, या एयर क्वालिटी की हम बात करें जो कमी आती है वायु गुणवत्ता में उसको कम करने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू भी है हमारे लिए, जैसे कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके उत्सर्जन में कमी आती है अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको प्राप्त करने में भी ये सहायक हो सकता है। ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करता है। तो ये इसके विभिन्न सकारात्मक पहलू है। तो तीनों ही कथन यहां पर सही है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। तो ये रहे इस प्रश्न के उत्तर। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है कि दृष्टि संस्थान की ओर से इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को आकर्षक छूट दी जा रही है। तो दृष्टि संस्थान के ऊपर, दृष्टि लर्निंग ऐप के ऊपर जो भी उपलब्ध कोर्सेज है उन तमाम सभी कोर्सेज पर जो भी ऑनलाइन है, पेन ड्राइव कोर्सेज है और जो भी टेस्ट सीरीज कोर्सेज है उन पर 20 से 50% तक की छूट दी जा रही है। और ये ऑफर 21 से 25 जनवरी तक रहेगा, यानी कि इसका लाभ आप लोग 21 जनवरी से 25 जनवरी तक उठा सकते हैं। तो अभी ही इसका लाभ उठाने के लिए डाउनलोड कर लिए दृष्टि लर्निंग ऐप, जहां पर ये कोर्सेज उपलब्ध है। और इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस दिए गए संपर्क नंबर पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी जाकर के आप इस आकर्षक छूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल पर। एबासीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक एंटीबायोटिक है जिसे एआई तकनीक से खोजा गया है। यह बैक्टीरिया में CCR2 प्रोटीन के सामान्य कार्य को बाधित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। एक और प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न क्या है? आदित्य L1 मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इसरो का प्रथम सौर मिशन है। यह सौर कोरोना एवं सौर पवन के बारे में अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा। यह अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का मिशन है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो इन दोनों प्रश्नों का क्या सही उत्तर होगा? यदि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दे दीजिए। यदि आपको नहीं पता है तो जो रिकैप श्रृंखला विज्ञान और प्रौद्योगिकी की चलाई गई थी वहां पर जाकर के इसके उत्तर को खोजिए, उस एपिसोड को देखिए। साथ ही साथ कुछ अन्य जानकारियां भी जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, उसके लिए रिकैप श्रृंखला 2023 के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वीडियो को देखना ना भूलें। साथ ही साथ दृष्टि IAS को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक दृष्टि IAS को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कोई भी जानकारी आप सभी से बिल्कुल न छूटने पाए। क्योंकि परीक्षा तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है तो प्रत्येक खबर, प्रत्येक मिनट आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रत्येक मिनट पर दृष्टि कुछ न कुछ आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर के हाजिर रहता है। तो सब्सक्राइब करिए दृष्टि IAS को। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।